एक बार आप ध्यान से इन वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टेचू का बेस देखो। स्टेचू ऑफ लिबर्टी एंड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, दोनों ही केस में स्टेचू के क्लॉथ बेस को टच होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज स्ट्रॉन्ग बेस इन क्लॉथ के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ यूनिटी को देखें तो स्टेचू के क्लॉथ बेस से ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बेस एरिया स्टेचू को नहीं मिल पाता। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, दोनों लेग्स के बीच में 12 फीट की डिस्टेंस है और दोनों पैर आगे पीछे हैं, जिसकी वजह से इतनी हेवी स्ट्रक्चर को फाउंडेशन के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेचू ऑफ यूनिटी इंडिया के गुजरात स्टेट में नर्मदा रिवर के पास में बना हुआ है। यह आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, जिसकी टोटल हाइट 183 मीटर है। लेकिन यदि हम इसके पेडेस्टल की हाइट को भी इंक्लूड कर ले तो टोटल हाइट 241 मीटर हो जाती है। स्टेचू का लुक वाकई में बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन चैलेंज यहाँ पर इंजीनियर्स के सामने है। सबसे पहले ऑन साइट सर्वे में यह पता किया जाता है कि यह जो पत्थर है क्या यह स्टेचू के लोड उठाने में सक्षम है या नहीं, जिसके लिए ड्रिलिंग करके रॉक की लेयर और सैंड की स्ट्रेंथ का पता किया जाता है। अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए 44 मीटर बाई 34 मीटर वाइड एरिया की खुदाई स्टार्ट की जाती है, जिस पर फाउंडेशन को रखा जाएगा। और खुदाई तब तक की जाती है जब तक स्ट्रॉन्ग रॉक की लेयर, रॉक स्ट्राटा ना मिल जाए। जब यह स्ट्रॉन्ग रॉक की लेयर मिली तो यह स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो टोटल लोड है इसका 5 गुना लोड इजीली हैंडल कर सकती है। लेकिन जरूरी है कि रॉक लेयर के साथ में फाउंडेशन की अच्छे से बने, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रॉक की लेयर में ड्रिलिंग की जाती है, जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील के स्ट्रक्चर को डाला जाता है और फिर इसमें रीइंफोर्स कंक्रीट को भरा जाता है। इस तरीके से मल्टीपल रॉक एंकरिंग की जाती है, जिस पर फाउंडेशन का बेस रखा जाएगा। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स स्टील के ग्रिड स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, फाउंडेशन में पूरे देश का लोहा लगा हुआ है। लगभग 135 मीट्रिक टन लोहा देश के किसानों से कलेक्ट किया गया और उसको पिघलाकर स्टील के रोड बनाए गए, जिनको फाउंडेशन में डाला गया। अब ग्रिड स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो इसमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भरा जाता है, जिसमें 3 मीटर विड्थ का एक फाउंडेशन तैयार किया गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी का फाउंडेशन 2 स्टेप में तैयार किया गया। अभी तक यह जो फाउंडेशन है यह स्ट्रॉन्ग रॉक की लेयर के साथ में अच्छी ग्रिप बनाकर रखेगा और पूरे स्टेचू के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सेकंड स्टेप में स्टेचू का लोड हैंडल करने के लिए पेडेस्टल बनाया गया। यह परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, लेकिन इसको भी बनाने से पहले रीइंफोर्स्ड स्टील का फिर से ग्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इस पेडेस्टल के अंदर रीइंफोर्स कंक्रीट भरने के लिए एक मेटेलिक फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इस पेडेस्टल को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। जैसे एक फ्रेम तक पेडेस्टल बन गया तो फ्रेमवर्क को ऊपर उठाया जाता है और फिर से इसके अंदर रीइंफोर्स्ड स्टील का पैटर्न तैयार किया जाता है। फिर इसमें कंक्रीट भरी जाती है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 58 मीटर हाइट का पेडेस्टल तैयार किया गया। पेडेस्टल अब तक एक सिंगल सॉलिड कंक्रीट स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेचू के दोनों लेग्स के बीच में 12 फीट की डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ से 2 अलग अलग कॉलम बनाने होंगे जिन पर स्टेचू को खड़ा किया जा सके। तो यहाँ फिर से सेम तरीके से कॉलम बनाना स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए फ्रेमवर्क डिजाइन किए गए और इन फ्रेमवर्क में स्टील बाहर के ग्रिड स्ट्रक्चर बनाए गए और उनमें कंक्रीट को भरा गया। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है यह सेल्फ क्लाइंबिंग फ्रेमवर्क है। इसमें आप देख सकते हो नीचे की तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। जब कॉलम का इतना पाथ रेडी हो जाता है तो फिर यह फ्रेमवर्क अपने हाइड्रोलिक सिस्टम से अपने आप को ऊपर उठाता है और फिर से यहाँ पर कॉलम की नेक्स्ट स्टेप तैयार की जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो यह कॉलम बना रहे हैं, क्या यह सही है? मान लो हमने दोनों ही कॉलम रेडी कर लिए अलग अलग, तो ऐसी कंडीशन में यदि अर्थक्वेक आया या कोई भी अनस्टेबिलिटी हुई तो दोनों कॉलम लोड को इवनली फाउंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से स्टेचू में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे और यदि इनमें धीरे धीरे गैप बढ़ा तो पूरा फाउंडेशन कोलैप्स हो जाएगा। और स्टेचू भी इंजीनियर ने एक अलग सॉल्यूशन निकाला। स्टेचू ऑफ लिबर्टी और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा के केस में जो लार्ज बेस था, इसकी जरूरत स्टेचू ऑफ यूनिटी में भी है। लेकिन उस बेस का सपोर्ट इंजीनियर्स ने फाउंडेशन के लेवल पर ना लेकर जब यह कंक्रीट कोर कुछ हाइट पर आई तो फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और यहाँ से कंबाइंड स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, जिसके लिए फिर से अलग टाइप के सेल्फ क्लाइंबिंग फ्रेमवर्क डिजाइन किए गए जो धीरे धीरे कोर को ऊपर बढ़ाते गए। इन दोनों कंक्रीट कोर को 153 मीटर की हाइट तक बनाया गया। लेकिन यहाँ पर इस टाइप का
का स्पेस भी बनाया गया, जो अभी हम आगे समझेंगे इसका यूज। लेकिन इन दोनों ही कंक्रीट कोर के ऊपर ट्यून्ड मास डैम्पर भी इंस्टॉल किए गए, जिसका काम होता है यदि इस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हुआ तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिलहाल स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल तरीके से खड़ा है, लेकिन जैसे कोई अर्थक्वेक आता है तो ये सडनली वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन इस डैम्पर के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर हेवी वेट ऐसे केबल के थ्रू हवा में झूल रहे हैं। जब वाइब्रेशन की वजह से स्ट्रक्चर एक साइड में जाएगा तो यहाँ हेवी वेट अपनी ही जगह पर स्टेबल रहेंगे और उसके भारी वेट की वजह से वापस स्ट्रक्चर को इस पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उनको यह डैम्पर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में यह स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं है, तो इस पर अर्थक्वेक का कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। अब तक लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप किया, लेकिन अब इंजीनियर्स के सामने चैलेंज था कि स्टेचू को एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा का जैसा दिखाना। तो फिर राम सुतार, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्कल्पचर तैयार किया, इन्होंने मल्टीपल क्ले के स्कल्पचर तैयार किए 3 फीट, 10 फीट, 30 फीट हाइट के, जो एक्चुअल में पूरे स्टेचू ऑफ यूनिटी का एक रेफरेंस मॉडल था कि फाइनल स्टेचू कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर दो अप्रोच ली जा सकती है। एक तो कि पूरा के पूरे स्टेचू को ही आप कंक्रीट स्ट्रक्चर से बना सकते हो। 3D मॉडल बना तो इसको 182 मीटर के हाइट तक स्केल किया गया, क्योंकि हमारा स्टेचू 182 मीटर की हाइट का बनेगा। इसके बाद में मॉडल को लगभग 6565 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें 565 मैक्रो पार्ट्स है जिनका टोटल वेट 1700 टन है और 6000 माइक्रो पैनल्स है जिनका टोटल वेट 1850 टन है। अब इन सभी पार्ट के मोल्ड बनाए गए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। यदि मैं आपको सिंपली बताऊं तो जैसे एक पार्ट है उसको 3D में बनाने के बाद में मशीन की हेल्प से फिजिकली बना लिया गया और इस पैनल को मोल्ड के अंदर अच्छे से सेट कर दिया गया और फिर पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं और यह जो गैप बना इसके अंदर ब्रोंज मेटल को मेल्टेड फॉर्म में डाला जाता है, जिससे यह ब्रोंज का पार्ट बनकर रेडी होता है। इस तरीके से टोटल पार्ट्स बनाए गए और उनको ऑन साइड पर लाया गया। अब इन सभी पार्ट्स को इस स्ट्रक्चर पर सेट करने की जरूरत है, पर इससे पहले हमें स्टील के स्केलेटन को तैयार करना होगा जो इन सभी ब्रोंज पैनल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे। जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो इसके अंदर पहले से ही स्टील प्लेट को डाल दिया गया। इसके आगे हेवी स्टील बीम्स को लगाया गया। इन हेवी स्टील बीम के साथ में कर्व्ड स्टील रिब्स कनेक्ट किए गए, जो बेसिकली स्टेच्यू के पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ते हैं, उन पार्ट्स को होल्ड कर सके। और फाइनली आगे सेट किया गया स्टील मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर पैनल्स को सेट किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा स्टील का स्केलेटन तैयार किया गया और इन पर 1 बाय 1 पार्ट्स को अच्छे से फिक्स किया जाता है और धीरे धीरे पूरा स्टेचू अपना शेप लेने लगता है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि यह जितने भी ब्रोंज पैनल्स है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है और इन गैप को जानबूझकर रखा गया, क्योंकि जिस लोकेशन पर यह स्टेचू बना हुआ है वहां पर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल थोड़ा बहुत एक्सपेंड करती है और इस एक्सपेंशन से स्टेचू का ओवरऑल लुक खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गैप की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब हाई स्पीड विंड चलती है तो यह इस गैप के अंदर जाकर स्टेचू को अनस्टेबल कर सकती है। तो इन गैप्स को कंट्रोल्ड जॉइंट से जोड़ा गया और सीलिंग की गई ताकि पानी और हवा अंदर ना जा सके। 153 मीटर की हाइट पर जहां पर चेस्ट एरिया है उस पॉइंट पर कंक्रीट कोर की हेल्प से गैप बनाया गया था। वहां पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई गई जहां से शानदार नजारा देखने को मिलता है, जहां पर 889 200 लोग एक साथ में जा सकते हैं। लेकिन बात आती है कि इतनी हाइट पर जाएंगे कैसे, तो फिर एलिवेटर्स डिजाइन किए गए। दोनों कंक्रीट कोर में 2 अलग अलग एलिवेटर लगाए गए। यह एलिवेटर्स ही हमारे एक नॉर्मल एलिवेटर की तरह ही काम करते हैं, जिसकी वर्किंग हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। लेकिन यह एलिवेटर मैक्सिमम 26 लोगों को लेकर 153 मीटर की हाइट जाने में इसको 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी के नीचे यहाँ पर म्यूजियम भी बना हुआ है और यहाँ पर पेडेस्टल से ही दोनों एलिवेटर स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से फाइनली स्टेचू ऑफ यूनिटी का एक शानदार कंस्ट्रक्शन तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो।